एक और आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत में जो बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आई है तो भारत ने जो है षड्यंत्र करके उसका बदला लिया है। जो हिंदू पर हमने अत्याचार करे हम उसका बदला लिया है और उसने उसकी वजह से बाढ़ बांग्लादेश में आई है। क्योंकि आपने तो आक्रोश दिखा करके खत्म कर दिया ना। आप कहाँ संगठित हो? आप उन बकरी चोरों के साथ ऐसे घुल मिले हुए हो कि उनके आचार विचार जो तुम्हारे जो चल रहे हैं, व्यवहार जो साथ में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप सोच के बैठे हो कि भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। मगर भारत के अंदर बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सिलेक्टिव मुद्दों को ही सुमोटो लेती है। और भी तो महिलाएं हैं भारत के अंदर, और भी तो बच्चियां हैं। बदलापुर के अंदर भी हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं। अयोध्या के अंदर जो बलात्कार हुआ। भारत के अंदर 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो कभी ना खत्म हो सकते हैं, ना कोई खत्म करना चाहता है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जगतजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनी को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मियों, बांग्लादेश हिंसा को हुए 1 महीने से अधिक हो गया और अब बिल्कुल सामान्य सा दिखता है, सब शांत दिखता है। उसका कारण आप जानते हो? आप सनातनियों ने बहुत जन आक्रोश दिखाया, इतना आक्रोश दिखाया कि सब शांत हो गया। कहीं पर कैंडल मार्च, कहीं पर मसाल जला करके आक्रोश दिखाया। कभी किसी संगठन ने आक्रोश दिखाया, कभी किसी संगठन ने आक्रोश दिखाया। यानी इतना आक्रोश दिखाया कि यूएन और अमेरिका तो थर-थर कांपने लगा। इस्लामिक कंट्री भी थर-थर कांपने लगे। 4.5 लाख संगठनों को संख्या देख करके थर-थर कांपने लगे। परंतु बांग्लादेश नहीं कांपा। अब तो हालत ये हो चुकी है कि छोटे छोटे मुल्क भी, छोटे छोटे देश भी भारत को धमकाते हैं। पहले मौजू ने धमकाया, फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री जो आया वो भारत में आकर के धमका के गया, और फिर अब जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने बीएसएफ का काम रुकवा दी, तारबंदी का। ये खबर नेशनल टीवी पे नहीं है, हाँ सूत्रों से पता चलता है। शेख हसीना का के ऊपर 52 से अधिक मुकदमे दायर कर दिए गए और उनका राजनीतिक जो पासपोर्ट है वो भी रद्द कर दिया गया। और एक और आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि भारत में जो बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आई है तो भारत ने जो है षड्यंत्र करके उसका बदला लिया है। जो हिंदू पर हमने अत्याचार करे हम उसका बदला लिया है और उसने उसकी वजह से बाढ़ बांग्लादेश में आई है। अब कहीं बांग्लादेश की बात नहीं उठ रही है। कारण जानते हो? मैं बता देता हूँ। नेशनल टीवी पर 3-4 मुद्दे ही दिखाए जा रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन यात्रा मोदी जी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस के साथ में गठबंधन, और तीसरा सबसे ज़्यादा जो मुद्दा जो चल रहा है नेशनल टीवी पर, जो कलकत्ता के अंदर लेडी डॉक्टर की जघन्य हत्या हुई, वो मुद्दा। अच्छा, इसको हाथों हाथ सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट केवल सिलेक्टिव मुद्दे ही पकड़ता है क्योंकि ये डॉक्टरों का मुद्दा था। अच्छा, इससे बांग्लादेश हिंसा के तार मिलते हैं क्योंकि बांग्लादेश तो बिल्कुल शांत हो गया ना। अब कुछ नहीं है वहां पर, अब कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि वहां पर जो 8% सनातनी रह गए थे, जो दलित समाज रह गया था, जो 8% हमारे सनातनी रह गए थे, उनको निपटाने की पूरी तैयारी हो रही है। ये वीडियो देख लो। उनके जो है जो सनातनी वहाँ पे कार्य करते थे, सरकारी संस्थाओं में कार्य करते थे, उनके जबरदस्ती रिजाइन दिलवाए जा रहे हैं। देख लो ये वीडियो। बहुत कुछ चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, आप लोगों को खबर नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने तो आक्रोश दिखा करके खत्म कर दिया ना। आप कहाँ संगठित हो? आप उन बकरी चोरों के साथ ऐसे घुल मिले हुए हो कि उनके आचार विचार जो तुम्हारे जो चल रहे हैं, व्यवहार जो साथ में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप सोच के बैठे हो कि भारत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। मगर भारत के अंदर बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो इस बेटी की हत्या हुई है, ये बेटी की हत्या, इसी खबर को
बांग्लादेश हिंसा को दबाने के लिए की गई थी। उसमें समानता नजर आती है, क्योंकि न्यूज चैनलों ने, मीडिया ने उस बांग्लादेश हिंसा को पूरे विश्व में बड़े जोर शोर से दिखाया। अब कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा। अब केवल कलकत्ता वाली मीडिया को, कलकत्ता वाली घटना को, ये जो लेडी डॉक्टर की जो घटना है उसको दिखाया जा रहा है। हत्या हो जाने के बाद 7,000 लोग अचानक पहुंच जाते हैं और फिर उस जल्लाद के लिए 27 वकील भी खड़े कर दिए जाते हैं और बड़ा उच्च अधिकारी एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद करता है। यानी इतना ऐसा लग रहा है कि ये सारा स्क्रिप्टेड मामला था। अच्छा, जो गवाह खड़े करे गए थे, जो स्वयं गवाही देने के लिए आए थे, वो भी 3 बार अपना बयान बदल चुके हैं सीबीआई के सामने। और अच्छा, टीएमसी के जो नेता है वो ये बात कहते हैं कि सीबीआई कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि एक तरफ तो सबूत मिटा दिए गए और दूसरा उन्हीं पर आरोप लगा रहे तो सीबीआई ने रिजल्ट निकाल कर नहीं दिया। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश हिंसा को दबाने के लिए ये हत्या की गई थी। तो षड्यंत्र तो बहुत बड़े बड़े रचे जा रहे हैं। पिछले दिनों भारत बंद का आह्वान भी किया गया था, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सिलेक्टिव मुद्दों को ही सुमोटो लेती है। और भी तो महिलाएं हैं भारत के अंदर, और भी तो बच्चियां हैं। बदलापुर के अंदर भी हत्या हुई है, बलात्कार हुए हैं। अयोध्या के अंदर जो बलात्कार हुआ, जो प्रमुख मुद्दे थे वो तो मीडिया के सामने आ गए, मगर जो आते नहीं हैं, जो केवल प्रिंट मीडिया में ही सीमित रह जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। उनके लिए सुमोटो कौन लेगा भाई? आप माननीय सुप्रीम कोर्ट सबको ये सलाह दे रही है कि भाई टास्क फोर्स बनाया जाए। अपने यहाँ भी तो टास्क फोर्स होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो भारत के अंदर जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके लिए सुमोटो ली जाए, अपना हस्तक्षेप किया जाए। भाई आप न्यायाधीश हैं, आपका अधिकार है। आप जैसे सलाह दे रहे थे कि भाई जो 4-5 पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उन आरक्षण छोड़ देना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए, इसी बात को आप समझा नहीं पाए। भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं जो दलित राजनीति करते हैं, आप उनको नहीं समझा पाए और सारा ठीक रहा मोदी सरकार पर डालते हैं। अच्छा, राजनीति ये जो है केवल राजनीतिक मुद्दे को लेकर चलते हैं, इसलिए ये भी सिलेक्टिव है। और जो आंदोलन कर रहे थे, जो भारत बंद के आंदोलन में शामिल थे, उनसे जब पूछा जा रहा था भाई आप किस लिए भारत बंद बुला रहे हो, उनको किसी को कुछ नहीं पता था। भारत के अंदर 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो कभी ना खत्म हो सकते हैं, ना कोई खत्म करना चाहता है। एक तो महिला के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं वो, एक किसान की आय, एक मजदूर की आय, तीसरा आरक्षण, चौथा आरक्षण। ये मुद्दे कभी खत्म नहीं हो सकते। अगर ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। परंतु वो शिद्दत से लगे हुए हैं, वो बकरी चोर पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। वो दलितों को आम सनातनियों से अलग करना चाहते हैं। जैसे 1947 के अंदर जोगिंदर मंडल को बहकाया गया, नोवाखाली 16 अगस्त 1946 में जो नोवाखाली जो हत्याकांड हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे के अंतर्गत जो दलितों पर अत्याचार हुए, जैसे बांग्लादेश में हुए ना, ऐसे ही वहां भी हुआ था। दलित तो हमेशा ही सताया गया और दलित उन्हीं लोगों का साथ देते जो उन्हें मूर्ख बना रहा है। वो जो वाल्मीकि समाज है उसके लिए तो कभी भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई ना। वो आज भी सफाई कर्मचारी हैं और अस्थाई जॉब करते हैं। कभी भी उन्होंने स्थायी जॉब के लिए, जो परमानेंट करने के लिए कभी भी किसी नेता ने आगे बढ़ करके बात नहीं उठाई। तो शोषित और वंचित वही तो हैं। जबकि होना चाहिए था कि जो दलित समाज है, दलित समाज की शिक्षा मुफ्त कर देनी चाहिए, नर्सरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक। और हमारे जो दलित नेता हैं, जो दलितों की राजनीति करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, वो स्वयं नहीं चाहते कि दलित सक्षम बने। वो आरक्षण लेके चलते हैं। इस आरक्षण से दलितों का कभी लाभ नहीं होने वाला। मैं बताता हूं कैसे।
भाई एक स्वर्ण जाति का बच्चा वो दिन रात पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको पता है कि 80% अगर मैं नंबर लेके आऊंगा तो संवैधानिक जो पद है, जो सरकारी नौकरी है, उस पद को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है, वो शिक्षा प्राप्त करता है। और जो दलित समाज का जो सनातनी बच्चा है उसे कम शिक्षा मिलेगी, वो कम शिक्षा प्राप्त करता है, क्योंकि उसको दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मुझे तो आरक्षण प्राप्त है और मैं 40% अंक लेकर आऊंगा और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी या मैं संवैधानिक पद तक पहुंच जाऊंगा। ये उसके दिमाग के अंदर है, यानी कम शिक्षा। अच्छा, दूसरा, वामपंथी द्वारा जो शिक्षा कम मिलेगी तो फिर किसी को भी बहकाया जा सकता है। जैसे ये इस आंदोलन के अंदर, भारत बंद के अंदर, जब लोगों से पूछा गया भाई ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, ये हमें पता नहीं है, ये मुद्दा था, ये मुद्दा था, ये मुद्दा था, क्योंकि शिक्षा प्राप्त नहीं की हुई है उन्होंने। अगर शिक्षा प्राप्त की हुई होती तो ये आंदोलन ना करते, भारत बंद का आह्वान ना करते। जानकारी में और शिक्षा प्राप्त करने में जमीन आसमान का फर्क है। वामपंथियों द्वारा जो जानकारी दी गई है कि भाई ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने वैसा करा, तो ब्राह्मणों ने कान में सिक्का डाल दिया करते थे पिघला करके, इस तरह की बातें की गई। अगर ब्राह्मणों ने ऐसा किया होता तो लाहरी महाराज के रसिक महाराज ना होते, या फिर रामानंद जी के कबीरदास जी और रविदास जी और कबीरदास जी ना होते, शिष्य ना होते। दयानंद सरस्वती जी ने दलितों के लिए बहुत काम किया। विद्याचरण जी ने तो बहुत ज़्यादा दलित संस्कृत विद्यालय दलितों के लिए खुलवाना चाह रहे थे। ब्राह्मणों को बता दिया गया कि ये तुम्हारे शत्रु हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे शिष्य दलित समाज के हैं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ हैं, वो भी षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उन्हें भी षड्यंत्र के साथ बैठाया गया, षड्यंत्र के साथ बैठाया गया। उन्हीं के रूप में कुछ विधर्मी बैठाए गए, ब्राह्मणों के खिलाफ माहौल खड़ा किया गया, क्योंकि राजनीति जो करनी है। अच्छा, दूसरा, दलितों की राजनीति सबसे बड़ी भारत के अंदर राजनीति है। दलित समाज तो करता ही करता है, दूसरे वाले भी कर रहे हैं। जरा देख लो ये वीडियो। वोट दोगे आने वाले 1000 साल तक, कितने दिन तक? 1000 साल तक इन जालिमों के जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश में लुंगी वाला बैठा है, हैसियत के एक दोबारा उस पार्लियामेंट में, उस विधानसभा में पहुंच सके। लेकिन अगर पहुंचते हैं तो ये उनकी काबिलियत नहीं है। दलितों, शूद्रों और मुसलमानों, ये तुम्हारा नाकारापन है। ये इतनी लंबी दाढ़ी वाला ये कह रहा है कि मेरे दलितों, मेरे शूद्रों, इस तरह की बातें कर रहा है। इसकी आंखें देखो जरा, कितनी षड्यंत्रकारी आंखें हैं। ये करना चाहते हैं कि पहले दलितों को सनातनियों से अलग किया जाए, फिर अलग अलग जातियों में जातिगत जनगणना करा करके इनको सबको अलग अलग किया जाए, फिर हम इस पर सत्ता भोगेंगे, फिर सबको अलग अलग करके निपटाते चले जाएंगे। और कुछ हमारे सनातनी जो दलित भाई हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं। 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ नोवाखाली में, सबसे ज़्यादा दलित ही तो मारे गए थे। और जोगिंदर मंडल पाकिस्तान पहुंच गए थे लेकर के, फिर वहाँ से भाग करके भारत में आ गए, शरण ली थी। 1% दलित भाई रह गया वहाँ पर, सनातनी रह गया 1%। और आज हमारे जो दलित समाज के जो सनातनी हैं वो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं बड़ी तेज गति से। और वो ये सोचते हैं कि जय भीम, जाओ मीम का नारा लगा करके हम अलग हो जाएंगे। अब कुछ तो ये भी कहते हैं कि हमें अलग मुल्क दे दो, हमें अलग सेना दे दो। उनको ये नहीं पता कि इन बकरी चोरों ने अफगानिस्तान के अंदर बौद्ध भगवान की प्रतिमा तोड़ी गई थी, बौद्ध भगवान की प्रतिमा तोड़ दी थी। अब जैसे बांग्लादेश के अंदर मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी ये हमारे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की और बौद्ध भगवान की मूर्ति सुरक्षित रह पाएंगी? जरा अपने सीने पात रख के देखना है। दूसरा, ब्राह्मणों ने तो, अगर ब्राह्मणों की अगर बात करते हो तो हमारे यहाँ तो संकल्प कराया जाता है, आर्यवर्ते भारत खंडे बौद्ध अवतारे, इस तरह संकल्प कराया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण एक जैसे हैं।
हाँ, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, कुछ क्षत्रिय ऐसे हैं, कुछ वैश्य ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो भी सनातन द्रोही हैं। परंतु मैं दलित समाज के उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर वही मौलाना, दूसरा मौलाना बकरी चोर, वो ये कहता है वो पूरे विश्व में एकाधिकार। নিরাসন রাজ্যের মেঘে আচ্ছন্ন বাংলার মানুষকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আমরাও যদি ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি, ধৈর্যের সাথে যদি তাগুতকে মোকাবেলা করতে পারি, বাংলাদেশে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হয়ে পশ্চিমে ডুবে তা যেমন সত্য, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের বিজয় আসবে, হুকুমতে কোরআন কায়েম হবেই হবেই হবে, তাতে সন্দেহ নেই। यानी पूरे विश्व को इस्लामीकरण करना चाहते हैं। भारत केंद्रीय बिंदु है, क्योंकि भारत के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है। अगर भारत 140 करोड़ की जनसंख्या इस्लामीकरण हो जाएगा तो ये फिर और देश जो छोटे छोटे देश हैं, जो यूरोपियन कंट्री है, उनको भी इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज करने की षड्यंत्र है। जो तारबंदी अगर रोक दी होती, रुक जाए, तो तारबंदी की जा रही है, उससे फिर डेमोग्राफी चेंज नहीं हो पाएगी। जो बांग्लादेश हिंसा कारण तारबंदी था। एक जो है ना टी शर्ट वाला जो है, वो आजकल बहुत तो ये कहता है कि मोदी जी के कंधे झुक गए हैं, मोदी जी तो दब के चलते हैं। हाँ भाई, मोदी जी दब के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सनातनी जो है बड़ी जल्दी बहक गए। 8,500 का लालच देख करके बहक गए। अब ये नहीं देखते कि इन कांग्रेसियों ने 1960 के अंदर वक्फ बोर्ड दे दिया और 1995 के अंदर ऐसा कानून दे दिया वक्फ यूज, जो आपने दुकानें किराए पे दे रखी हैं, जो अपने प्रतिष्ठान किराए पे दे रखे हैं, भूमि वगैरह दे रखी हैं, वो कभी भी वो वक्फ कर सकते, दान कर सकते हैं। आपके साथ तो छल होता है, आप समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। और यह भी जातिगत जनगणना कराना चाहता है। जातिगत जनगणना करा करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, सत्ता भोगना चाहते हैं, और सत्ता भोगने का कारण है बांग्लादेश जैसा हाल करना। अब आपको समझना है मेरे सनातनियों, ये संवाद मैंने विशेष आपसे किया है। अब आपको समझना है कि आप कैसे अपने भारत को सुरक्षित रख पाओगे, आप अपनी बहन बेटी को कैसे सुरक्षा कर पाओगे। ये आपकी राह पर राजनीति करना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं। ये तो भाग जाएंगे, इनसे पूछो जा करके, जो आपकी दलित राजनीति करते हैं, जो जातिगत राजनीति करते हैं, जैसे यादव जी, अखिलेश यादव जी, उनसे मैं पूछता हूँ, जो गरीब जो मूंगफलियाँ बेच रहा है, क्या उसे छोड़ के तो नहीं भागोगे आप? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप छोड़ के तो नहीं भागोगे देश को? जैसे शेख हसीना छोड़ के आ गई हैं, आप तो नहीं भागोगे। हाँ, मोदी जी को वो टिकैत साहब भगाने की सोच रहे हैं, हाँ मोदी जी तो चले जाएंगे, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चले जाओगे जो गरीब जाट हैं हमारे, क्योंकि अब जातिगत जो राजनीति कर रहे हैं, आप भाग जाओगे। पता है मेरे को, क्यों पता है? क्योंकि आपने बहुत अच्छी संपत्तियां अर्जित कर ली है, आपने पूरे ठिकाने बना लिया। उन जाट भाइयों से भी जो जातिगत सोचते हैं कि ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये अपने नेताओं से पूछ लो कि आपको छोड़ के तो नहीं भागेंगे, क्योंकि भारत के अंदर इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि जो जेपीसी के अंदर जो वक्फ बोर्ड का संशोधन होने के लिए गया है कानून, उसमें जो बैठे हुए हैं 35 राजनीतिक पार्टियों के जो सदस्य बैठे हुए हैं, उनको धमकाया गया है। वक्फ बोर्ड के जो देवबंदियों वालों ने धमकाया, जो कहा भाई हम तुम्हारे से समर्थन पीछे ले लेंगे, हम तुम्हारा विरोध करते हैं अगर ये पास हो गया तो। अब आपको समझना है, अगर भारत को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी संपत्तियों को बचाना है तो संगठित रहना पड़ेगा। संगठित रहो, संगठित करो और संगठित व्यापार करो। माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें, धन शक्ति दें, बल शक्ति दें, विद्या शक्ति दें। महाकाल माँ काली आपको, आपके परिवार को सुखी रखे, संपन्न रखे, सुरक्षित रखे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।